नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि किसी देश की आजादी की लड़ाई में सिर्फ 2 साल, जी हां, सिर्फ 2 साल कैसे सब कुछ बदल सकते हैं? आज हम बात करेंगे 1927 से 1929 के उन्हीं 2 सालों की, जब विरोध, नीति और कुछ क्रांतिकारी कार्रवाइयों ने भारत की आजादी की कहानी को एक नया मोड़ दे दिया था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे अंग्रेजों की एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी भूल ने पूरे देश में विरोध की आग भड़का दी, और फिर कैसे भारतीय नेताओं ने जवाब में अपना खुद का संविधान तक तैयार कर लिया। और हाँ, कैसे अहिंसक सत्याग्रह और क्रांतिकारी धमाके दोनों ने अपने अपने तरीकों से आजादी की लौ को और तेज किया। तो ये सारा उथल-पुथल शुरू कहां से हुआ? इसकी जड़ें थीं लंदन में लिए गए एक फैसले में। एक ऐसा फैसला जिसने पूरे भारत में अपमान और गुस्से की एक लहर सी दौड़ा दी, और वो फैसला था साइमन कमीशन का गठन। तो बात है नवंबर 1927 की। ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन बनाया, ये देखने के लिए कि भारत के संवैधानिक भविष्य का क्या किया जाए। मतलब 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिव्यू करना था और बताना था कि आगे क्या सुधार होने चाहिए। अब इस कमीशन में थे 7 सदस्य, और मजे की बात यह कि सातों के सातों ब्रिटिश सांसद थे। मतलब साफ था, जिन लोगों के भविष्य का फैसला होना था, उस पूरी प्रक्रिया में उनकी अपनी कोई आवाज ही नहीं थी। और असल मुद्दा यहीं छिपा था। सोचिए, भारत के भविष्य का फैसला करने वाला एक कमीशन, और उसमें एक भी भारतीय नहीं। ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा अपमान था, और इसे कोई भी भारतीय नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और बस इस अपमान के खिलाफ पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। तो जब यह कमीशन भारत पहुंचा ना, तो उसका सामना एक ऐसे जबरदस्त राष्ट्रीय विरोध से हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया था। तारीख थी 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन बंबई में उतरा, और उसका स्वागत हुआ देश भर में हड़तालों से, बड़े बड़े प्रदर्शनों से, और एक ही नारे से जो हर तरफ गूंज रहा था, साइमन गो बैक। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन जल्द ही एक दुखद मोड़ ले लेते हैं। लाहौर में जाने माने नेता लाला लाजपत राय एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे, तभी पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज कर दिया। उन्हें इतनी गहरी चोटें आईं कि कुछ ही हफ्तों बाद उनकी मृत्यु हो गई, और वो आज़ादी के संघर्ष के एक शहीद बन गए। लेकिन देखिए, सड़कों पर हो रहा ये विरोध ही अकेली प्रतिक्रिया नहीं थी। इस चुनौती के जवाब में स्वशासन के लिए 2 बड़े रास्ते एक साथ उभर रहे थे। एक था कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता, नेहरू रिपोर्ट के जरिए, और दूसरा था सविनय अवज्ञा का रास्ता, मतलब बारदोली सत्याग्रह जैसे आंदोलनों से सीधी जमीनी लड़ाई। चलिए, अब जरा वैचारिक मोर्चे पर आते हैं। यहां भारतीय नेताओं ने तय किया कि वो सिर्फ विरोध नहीं करेंगे, वो ये साबित करेंगे कि वो अपने देश के लिए एक बेहतर भविष्य का पूरा नक्शा खुद तैयार कर सकते हैं। और इसी सोच का नतीजा थी नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन को एक सीधा जवाब अगस्त 1928 में भारत की सभी बड़ी पार्टियों ने मिलकर इसे पेश किया। ये स्वशासन के लिए भारतीयों का अपना बनाया हुआ एक ब्लूप्रिंट था। इसमें डोमिनियन स्टेटस, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वशासन, फंडामेंटल राइट्स और एक फेडरल स्ट्रक्चर की मांग की गई थी। तो एक तरफ दिल्ली में संविधान पर ये सारी बहसें चल रही थीं, और ठीक उसी समय गुजरात के खेतों से एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा था। ये था बारदोली सत्याग्रह, जो संगठित और अहिंसक ताकत की एक मिसाल बन गया। तो हुआ ये कि 1928 में अंग्रेजी हुकूमत ने बारदोली के किसानों पर टैक्स, या कहिए लगान, 30% तक बढ़ा दिया। बहुत ज्यादा था ये। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सविनय अवज्ञा का रास्ता चुना और साफ कह दिया कि हम ये बढ़ा हुआ लगान नहीं देंगे। जैसा कि कहा जाता है, बारदोली सत्याग्रह एक साम्राज्य के खिलाफ एकजुट किसानों की शक्ति का सबूत था, और ये बात बिल्कुल सही है। इस आंदोलन ने ये दिखा दिया कि ग्रासरूट्स लेवल पर संगठित होकर क्या कुछ किया जा सकता है। इसने न सिर्फ ब्रिटिश सरकार को झुकने पर मजबूर किया, बल्कि आने वाले आंदोलनों के लिए एक कामयाब मॉडल भी पेश किया। लेकिन जहां एक तरफ गांधी जी के बताए अहिंसक तरीके कामयाब हो रहे थे, वहीं क्रांतिकारियों की एक युवा पीढ़ी थी जिसे लग रहा था कि अपनी बात सुनाने के लिए कुछ ज्यादा कठोर करने की जरूरत है। और लाला लाजपत राय की मौत ने इस आग में घी का काम किया।
और फिर आती है वो तारीख 8 अप्रैल 1929, एक ऐसी तारीख जिसने इस पूरे संघर्ष में एक नाटकीय, एक ड्रामेटिक मोड़ ला दिया। और इस मोड़ के लिए जगह चुनी गई दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी भारत में ब्रिटिश हुकूमत की विधायी शक्ति का सबसे बड़ा गढ़। और सामने आए दो युवा क्रांतिकारी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। वो एक ऐसा संदेश देना चाहते थे जिसे अंग्रेजी साम्राज्य चाहकर भी नजरअंदाज न कर सके। उन्होंने असेंबली के अंदर खाली बेंचों पर कम ताकत वाले बम फेंके। देखिए, उनका मकसद किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं था। वो तो बस दमनकारी कानूनों का विरोध कर रहे थे, और जैसा कि उन्होंने खुद कहा, उनका मकसद था बहरों को सुनाना। तो 1927 से 1929 की इन घटनाओं ने कोई एक सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, इन्होंने भारत के भविष्य के लिए चल रहे एक जटिल, एक मजबूत और लगातार बढ़ते संघर्ष को दुनिया के सामने जरूर रख दिया। संवैधानिक बहस, अहिंसक प्रतिरोध और क्रांतिकारी कार्रवाई, इन 2 सालों ने आज़ादी की लड़ाई को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, और एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया जो आने वाले कई दशकों तक गूंजता रहा कि आज़ाद भारत की ओर ले जाने वाला असली रास्ता आखिर कौन सा था।